हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक के पेपर के लिए कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान का पेपर डालिए, तो आपको एक बात क्लियर कर दें कि जो रियल पेपर है आपका किसी भी सब्जेक्ट का कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी खुद से करिए। रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो उनको तैयार कीजिए और अपनी तैयारी खुद से करना आपको। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, वो आपको दिखा दे रहे हैं, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ, आपको प्रश्न नंबर पे नहीं ध्यान देना है क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग जगह से लिए हैं। प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। तो पहले निर्माण में आपको लिखना है उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े ब्रेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। विस्तार में आपको थोड़ा लिख लेना है। उत्तरी मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 200 से 300 किलोमीटर चौड़ा है, लगभग 240 से 320। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर इन 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इनकी सहायक नदियाँ झेलम, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं। तो ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आप रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, आप अपनी तैयारी खुद से करिए। ये क्वेश्चन है सदाबहार वन एवं पर्णपाती वन में अंतर। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, सभी वार्षिक परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ सदाबहार वन, एक तरफ पर्णपाती वन। तो पहले नंबर पे लिखना सदाबहार वन में सदाबहार वनों के वृक्ष अत्यंत सघन, लंबे तथा सदा हरे भरे हो रहते हैं। पर्णपाती वनों के वृक्ष कम घने अपेक्षाकृत छोटे होते हैं तथा गर्मियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फिर सदाबहार वन में लिखना सेकेंड पॉइंट है इन वृक्षों के नीचे दलदल तथा विषैले जीव जंतु पाए जाते हैं। और पर्णपाती वन में इन वनों के नीचे दलदल नहीं पाया जाता किंतु जंगली जानवर पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है आबनूस, महोगनी तथा रोजवुड इन वनों के व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। इधर है साल और सागौन इन वनों के बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वृक्ष हैं। एक और बता देते हैं आपको, 4 कम से कम आपको तैयार कर लेने हैं। इन वनों में एक साथ अनेक जातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। ये विरल वन है, एक जाति के वृक्ष समूह एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान देख लीजिए, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। वार्षिक के पेपर से हमने लिया इसको। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में है पहला, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो चिल्का यहाँ पे आपको भरना था। चिल्का सबसे बड़ी झील है भारत में खारे पानी की। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। उद्गम स्थल जो है नर्मदा नदी का कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। तीसरा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मोहसिन राम है। इसका सही टिक ये यहाँ पे आपको भर लेना है। चौथा है गोरों ने खालिस्तान दिया का शासन अपने हाथ में लिया था। तो दक्षिण अफ्रीका का शासन अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया था, जिन्हें गोरों कहा जाता है। पांचवा है भारत में संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं यहाँ पे। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वार्षिक परीक्षा में आ चुका है, हमने वहाँ से इसको लिया है। सत्य सत्य देख लीजिए। पहला है दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग होता है। तो ये सत्य है, आपको यहाँ पे सत्य लिखना, टिक नहीं लगाना है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। ये सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके वार्षिक परीक्षा में। तीसरा है रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है। तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। चौथा, बिहार और उड़ीसा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। तो ये भी सत्य है। पांचवा, रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम 2004 में शुरू किया गया था। तो ये आपका केवल असत्य हो जाएगा। तो ये सत्य सत्य भी हो गए। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? तो इसका आपको पॉइंट के हिसाब से आंसर बता रहे हैं कि निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत हुई। तो पहला पॉइंट है सामाजिक परिस्थितियाँ। तो सामाजिक परिस्थितियाँ में थोड़ा सा भी आप लिख सकते हैं कि वहाँ पर सामंतवादी की प्रथा थी, जो 3 वर्गों में विभक्त थी, प्रथम वर्ग, द्वितीय एवं तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में पादरी आते थे, दूसरे स्टेट में कुलीन एवं तृतीय स्टेट में व्यवसायी व्यापारी आदि आते थे। तो ये आप डिटेल थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। पॉइंट आपको केवल दिखा रहे हैं। दूसरा देखिए आर्थिक परिस्थितियाँ, ये दूसरा पॉइंट हो गया इसका। 1774 में बूबू राजवंश का सुई सोलहवां फ्रांस के सिंहासन पर बैठा। उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से शादी की। तो यहाँ पे देखेंगे सत्तारूढ़ होने पर उसे शाही खजाना खाली मिला। तो इस तरीके से आप जितना आप इसको तैयार कर सकते हैं, ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आंसर भी यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आपके पास कोई पढ़ने का साधन होगा तो वहाँ से भी इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी जनसंख्या। तो इसमें भी थोड़ा डिटेल दिया हुआ है कि जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण खाद्यान्न की मांग बहुत बढ़ गई थी। तो यहाँ से आप थोड़ा सा भी तैयार कर सकते हैं। पॉइंट्स जरूर याद रखिए, इसके आगे डिटेल जो है आप खुद से भी कर सकते हैं। दार्शनिक का योगदान एक पॉइंट है, तो इसमें भी आपको लिख लेना है कि 18वीं सदी के दौरान मध्यम वर्ग शिक्षित एवं धनी बनकर उभरा। सामंतवादी समाज द्वारा प्रचारित विशेषाधिकार प्रणाली उनके हितों के विरुद्ध थी। इस तरीके से ये भी एक पॉइंट हो गया इसका। इसके आगे देख लीजिए, अगला पॉइंट एक और है राजनैतिक कारण। इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये पॉइंट जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक के लिए भी और आपका अर्धवार्षिक जो होने वाला है आपका उसके लिए भी। एक और प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग आंसर दिया हुआ है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। थोड़ा आपको बता रहे हैं, हिंद महासागर जो पश्चिम में और यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ कई देशों के साथ एशिया के देशों में पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण इसका नाम हिंद सागर पड़ा है। इसके आगे और भी है, इसको आप अच्छे से डिटेल आप देख के तैयार कर सकते हैं। आपके पास जो भी है उससे तैयार कर सकते हैं। बार बार हम आपको एक बात रिपीट कर रहे हैं कि रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना। आपको तैयारी खुद से करनी है। आपको वार्षिक एग्जाम भी अभी देना है।